इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ नहीं करना है अगर आपको मार्केट में, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कैपिटल मार्केट प्ले वाली कंपनीज ले लीजिए। मैं इनको मजाक में टोल नाका कंपनीज बोलता हूँ। अब जैसे CDSL है, आप ट्रेड करेंगे पैसा बनाएगा, आप KYC करेंगे पैसा बनाएगा, आप एनुअल चार्जेस देंगे पैसा बनाएगा। इनको आप क्या कहते हैं? टोल नाका। आप आना जाना करिए, उन्होंने पैसे बनाने। तो इसका जब IPO आया था 500 रुपए का, तो मैं लोगों को बोलता था इसको लेके भूल जाओ, ये नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो है बढ़ने वाले हैं, KYC, ऑनलाइन ई वोटिंग, डिविडेंड, फोलियो क्रिएशन, कुछ भी आप करिए, इन्होंने पैसा बनाया। और क्या कैटेगरी है इसमें? जैसे CDSL डिपॉजिटरी हो गया, आपके कैम्स कार भी हो गया जो RTA एजेंट है म्यूचुअल फंड के, ये 5 पैसा 10 पैसा लेते हैं मैनेज करने का। स्टॉक एक्सचेंज है, वो मार्जिन भी लेगा, सारा करेक्ट भी करेगा, तो हर चीज में पैसा बनाते हैं। तो ये कैपिटल मार्केट प्ले है, इसमें हाँ गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए। और बेस्ट पार्ट क्या है, इन दोनों में बहुत जगह ड्यूपली है, एक्सचेंज 2 ही है, डिपॉजिटरी भी 2 ही है, RTO भी लगभग 2 ही है। अगर आप कैरवी और कैम्स मिला दीजिए तो लगभग 95% मार्केट चल रहे। तो ये बड़े सिंपल प्लेन वनीला जो है प्ले है। तो बट ये थोड़ा पेशेंस चाहिए आपको कि अगर आप बिलीव करते हैं कि इन्वेस्टर्स यहाँ से 3-4 गुना और हो जाएंगे अगले 8-10 साल में, तो आराम से। तो टाटा मोटर्स लिया था, वो जैगवार लैंड रोवर ले रहा था उस टाइम पे। तो मुझे याद है वो 1000 रुपये का स्टॉक सब प्राइम क्राइसिस आया तो वो 200-300 रुपये रह गया, है ना। हमें लग रहा था कि ये काफ़ी बढ़िया डिसीजन, मेजर डिसीजन है, इन्होंने काफ़ी ग्लोबली स्केल कर जाएंगे। मतलब अब फंडामेंटली अब उस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, बट वो टर्नआउट भी बड़ा अच्छा हुआ। वो 200-300 रुपये जब रहा, या तो मैं पैनिक कर जाता और मैं बेच जाता उसे। हमने उसे होल्ड रखा, उसे कॉन्टिन्यूसली ट्रैक किया। वो स्टॉक एंड में जाके हमने 2000 से ऊपर बेचा, है ना। तो आइडिया क्या है कि आप वही स्टॉक 1100 से 200 भी आया, 200 से 2000 भी गया। तो वो जो पेशेंस है, वो जो कॉन्फिडेंस है उस स्टॉक के ऊपर, वो आपको बरकरार रखना है। वो आप अगर वो उसमें कोई इम्पेयरमेंट है बिजनेस में, अगर वो बिजनेस ही भाई इम्पेयर हो रहा है या वो उसमें दिक्कत है, तो डेफिनेटली उसे आज ही बेच दीजिए। फिर वो उसे लंबा मत रखिए। उसमें कोई अगर आपको रेड फ्लैग दिख रहा है, उसमें कोई मैनेजमेंट का इशू दिख रहा है, तो उसे आज ही बेच दीजिए। उसे फिर उसमें आप ये लालच मत करिए कि मैं थोड़ा ऊपर जाएगा तब बेचूंगा। अच्छा, कई लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, वो कहते हैं यार मैं ना टैक्स बचाने के लिए मैं और लंबी होल्डिंग रख रहा हूँ कि भाई मेरे 2 साल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा शॉर्ट टर्म की जगह, तो उसमें मेरा टैक्स कम लगेगा। अब वो पता चला आपने 6 महीने और रखा उस चक्कर में और वो शेयर और गिर गया। सपोज कर लीजिए पेंट इंडस्ट्री, आप तो देख रहे हैं इंडिया इतनी बड़ी देश है, इतनी बड़ी देश में ना तो हमको तो अंदर से पेंट करना है, बाहर से भी पेंट करना है। सब बिल्डिंगें बाहर से भी पेंट नहीं हुई। आप देख लीजिए कि एशियन पेंट, एंड आई एम नॉट रिकमेंडिंग एशियन पेंट, बट एशियन पेंट की वॉल्यूम ग्रोथ 10-11% है लास्ट 25 साल से, और आगे जाके भी 10 साल 10-15%, 10-11% का वॉल्यूम ग्रोथ पेंट इंडस्ट्री का डेफिनेटली। तो ये आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री है। उनका मार्केट शेयर 50%। इंडिया में पेंट इंडस्ट्री अगर आप समेट लें तो 3 कंपनी के पास ही मैक्सिमम मार्केट शेयर है, कंसाई नेरोलैक, बर्जर पेंट, एशियन पेंट, ठीक है। टोटल पेंट इंडस्ट्री 5-7 साल पहले तक सिर्फ $10 बिलियन की इंडस्ट्री थी। अब सोचिए 10 बिलियन मतलब आज के डेट में 80,000 करोड़। हम 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है हमारा, डेवलपिंग कंट्री है, इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इतनी कंस्ट्रक्शन है, इतने घर बनाने हैं लोगों के लिए। हाँ, तो अब एशियन पेंट ने ऐसा क्या क्रैक कर दिया? एशियन पेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन को मास्टर कर लिया कि आपके पास जितने कंट्री में डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो आपको दिन में 2 बार आपको पेंट सप्लाई करके देंगे। ये किसी ने नहीं कर पाया। सब फॉरेन कंट्री की पेंट कंपनी है, निप्पॉन, जोटून, सब आ गए, पर ये डिस्ट्रीब्यूशन की मास्टरी उनकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन गई। और एक चीज बताता हूं, एशियन पेंट का पेंट सबसे ज्यादा अच्छा पेंट उनका नहीं है। उनका जो प्रोडक्ट है सबसे अच्छा प्रोडक्ट एस्को नोबल का है, बट एस्को नोबल नहीं बिकता है कितना एशियन पेंट बिकता है। क्लाइंट जो है सामने से आके चला के एशियन पेंट मांग के चल रहा है।